नाइट होटल। वही पार्टी में सभी खूबसूरत मॉडल्स एक एक करके उस पार्टी में शामिल हो रही थी और कुछ मॉडल्स हैंडसम बॉयज भी थे और वही सभी मॉडल्स आ चुकी थी, पर अभी तक जुनून और रूही नहीं आई थी। तभी एंट्रेंस पर लाइट स्पॉट हुई, जिससे पार्टी में मौजूद सभी लोग एंट्रेंस पर ही एक टक देखे जा रहे थे। वही एंट्रेंस पर जुनून और रूही खड़ी थी और वो दोनों आज सच में हद से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उन दोनों ने ब्लैक कलर की ऑन ऑफ शोल्डर बॉडी कोन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उनका खूबसूरत फिगर कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। दोनों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। दोनों उस पार्टी को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उस पार्टी को ग्रैंड तरीके से सजाया गया था। सभी लोग अपने हाथ में ड्रिंक लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग मॉडल्स को छोड़कर बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वही जुनून और रूही को अपने ऊपर इतनी नजरें पड़ती देख दोनों को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सबकी नजरें बस उन पर ही थी। तभी जुनून ने रूही को साइड में ले जाते हुए बोली, यार ये सब हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या हम दोनों इतने खूबसूरत हैं? जुनून ने इतना ही बोला था कि तभी दो हैंडसम मॉडल्स उनके पास आते हुए स्माइल करते हुए कहा, इफ यू डोंट माइंड, आप दोनों का कोई पार्टनर ना हो तो क्या आप दोनों हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगी? रूही तुरंत जवाब देते हुए बोली, नहीं, हमें पार्टनर की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी है, पर पूछने के लिए थैंक यू। वही डांस टू नाइट होटल के रूम में हसरत सोफे पर बैठे अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए उसका सिप ले रहा था और उसके पीछे एजे और वीएन खड़े थे और उन तीनों के उसके सामने ही एक लड़का डर से उनके सामने फर्श पर पड़ा था और उस लड़के के साथ ही जमीन पर मरे पड़े थे। तभी हसरत ने कोई रिएक्ट न करते हुए कहा, तुम्हें 2 साल पुराना कुछ याद नहीं है तो ठीक है, अभी तुम्हें सब याद आ जाएगा। उसी पल वीएन ने अपने हाथ में फायर सिलेंडर लिए उस लड़के के पास बढ़ गया और उस लड़के के मुंह में जबरदस्ती फायर सिलेंडर का पाइप घुसा दिया और फिर सिलेंडर का बटन प्रेस करते हुए उस लड़के का नाक बंद कर दिया, जिससे उस लड़के के मुंह में गैस जाने लगी और वो लड़का लगातार उस गैस को निगलने की कोशिश करने लगा, पर वो ज्यादा देर तक उस गैस को सहन नहीं कर पाया और उसकी सांसें फूलने लगी और अब उसकी आंख भी दम घुटने की वजह से लाल पड़ने लगा था। हसरत ने वीएन को उसे छोड़ने का इशारा किया और वीएन हट गया और उसी पल हसरत ने अपने हाथ में लिए ड्रिंक को उस लड़के के मुंह पर फेंकते हुए बोला, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा, तो चलो बताओ। उस लड़के ने अपना होश संभालते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, 2 साल पहले उस रात को वो रोड पर अकेली खड़ी थी और हमें इसी मौके का तलाश था और हमें मिल भी गया था, इसलिए हमने उसे वहीं से उठा लिया, पर आप कहीं से आ गए इसलिए हमने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी आपने हमारे कार के पहिए पर गोली चला दी, जिसकी वजह से कार की स्पीड धीमी हो गई थी। हम फिर भी नहीं रुके, पर हमारी कार अचानक ही बीच रोड में रुक गई और उसी वक्त किसी कार से टक्कर लग गई और समुद्र में गिर गई और मुझे तैरना आता था इसलिए मैं बच गया। हसरत ने गुस्से में बोला, पर तुमने उसे किडनैप क्यों किया? उस लड़के ने कहा, वो लड़की निहारिका हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी नजर अचानक ही उस पर पड़ गई। वो लड़की मुझे खूबसूरत लगी और मैं कुछ दिन बाद मैंने पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज कर दिया, पर उसने सबके सामने मना कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती प्रपोज एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की। इसलिए उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और मेरी पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट हो गई और मैंने भी बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया था। उसकी बात सुनकर हसरत जैसे गुस्से में पागल सा हो गया। हसरत सोफे से उठते ही सीधा उस लड़के का गला पकड़कर हवा में उठा दिया, जिसकी वजह से वो लड़का झटपटाने लगा और उसी पल हसरत ने उसे एक झटके में नीचे छोड़ दिया और गुस्से में बोला, इसे कब्र में जिंदा गाड़ दो। हसरत इतना बोलकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ वही स्टेज पर व्हाइट कलर की 3 पीस सूट पहने एक नौजवान शख्स स्टेज पर माइक ले खड़ा था। तभी उस शख्स ने स्माइल करते हुए बोला, आई एम वैरन, द होस्ट ऑफ दिस ग्रैंड पार्टी, सो वेलकम यू ऑल टू माई पार्टी। हमारी पार्टी हर साल की तरह ही कुछ नया और कुछ मजेदार होगा, तो आज की शाम आप लोगों के पार्टनर के नाम। वरुण की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वही जुनून और रूही भी एक दूसरे को ही देख रही थी। तभी वरुण हंसते हुए बोला, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं हूं ना। तो आप लोग जब एंट्रेंस से आ रहे थे तब आप सबको एक बेच मिला होगा और उस पर नंबर लिखे होंगे, उसके अपोजिट नंबर वाला ही आपका पार्टनर होगा। जैसे किसी का 29 है तो उसका पार्टनर 92 होगा। वरुण ने आगे कहा, तो अपने पार्टनर को जल्दी ढूंढ लीजिए और डांस के लिए रेडी हो जाइए। वही सभी लोग अपने पार्टनर को ढूंढने लगे। वही जुनून और रूही दोनों नंबर को देखने लगी। जुनून का नंबर 57 था और रूही का 84 था। सभी के पार्टनर मिल चुके थे और सभी ने डांस करना भी शुरू कर दिया था और वही जुनून और रूही को ही उनके पार्टनर नहीं मिले थे। वरुण उनके पास आते हुए बोला, क्या आप दोनों का पार्टनर नहीं मिला? जुनून और रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दी। तभी उसी वक्त हसरत उस पार्टी से गुजर रहा था। वरुण हसरत को अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और जुनून के पास ले जाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम दोनों का कोई पार्टनर नहीं है, तो क्यों ना तुम दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। वही जुनून हसरत को देखकर शॉक्ड हो गई और वही हसरत जुनून की खूबसूरती को ही देख रहा था। उसी पल जुनून बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ बिना पार्टनर के, और मेरी फ्रेंड भी तो अकेली है। उसकी बात सुनकर वरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसका पार्टनर मिल चुका है। जुनून ये सुनते ही अपने आजू बाजू में देखने लगी, पर रूही वहां नहीं थी। तभी वरुण ने जुनून के पीछे जाते हुए जुनून को थोड़ा धक्का दे दिया, जिससे जुनून हसरत के बाहों में चली गई
और हसरत ने भी उसे संभाल लिया था। वरुण जाते हुए बोला, परफेक्ट कपल। तभी जुनून हसरत के बाहों से हटने लगी, पर हसरत ने जुनून को कमर से कस लिया और कपल डांस की पोजीशन बनाकर डांस करने लगा और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं जुनून उसे ही हैरानी से देख रही थी। उसने भी कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया था और बोली, जो आप करने आए हैं, पार्टी। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मैं यहाँ पार्टी करने नहीं, किसी को मारने आया था। हसरत की बात सुनकर जुनून को हैरानी नहीं हुई, क्यों हसरत का ये रोज का था। जुनून उसकी बात सुनकर कोई रिएक्ट न करते हुए बुदबुदाते हुए बोली, आपका तो ये रोज का काम है। सबको खाने की चाहत होती है, पर आपको मारने की चाहत होती है। जैसे आप किसी को मार नहीं रहे हो, बस रोज का रूटीन पूरा कर रहे हो। हसरत ने जुनून की बुदबुदाती आवाज सुन लिया था। उसी पल हसरत अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुमने सही कहा, अब मुझे तुम्हें मारने की चाहत हो रही है। अगर इसके आगे कुछ बोली तो मैं यही इसी पार्टी में तुम्हें स्टेज के बीचों बीच शूट कर दूंगा, वरना चुपचाप बस डांस करो। जुनून उसकी बात सुनकर डर गई और वही रूही रश्मि के साथ डांस कर रही थी। जब जुनून वरुण से बात कर रही थी, तब रश्मि ने ही रूही को अपने पास खींच लिया था। तभी रूही गुस्से में बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ अपना जवाब लेने आए हो। रश्मि तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है तुम मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनोगी, तो मुझे जवाब की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे एयरपोर्ट पर एक एंट्री पास मिल गया था जो शायद तुम्हारा था, और मैंने इसीलिए तो कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे और इसी तरह मिलते रहेंगे। तभी रूही को याद आया कि तब वो उन लड़कों से लड़ रही थी, तब उसके बैग से एक एंट्री पास गिर गया था। उसी पल रूही हैरान होकर बोली, फाइटिंग टाइम। रश्मि हंसते हुए बोला, मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो काफी समझदार है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वो पल बहुत रोमांटिक लग रहा था और कुछ ही देर में गाना बंद हुए और पार्टी वरुण स्टेज पर आते हुए बोला, मैं इतने रोमांटिक कपल डांस खराब तो नहीं करना चाहता, पर इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी फिर से अपने पोजीशन पर आ जाए। सभी लोग अपने पहले वाले पोजीशन में आने लगे और वही हसरत जुनून को एक तक देख रहा था, पर जुनून इधर उधर देख रही थी जैसे उसे हसरत के साथ डांस करने में कोई दिलचस्पी न हो। जुनून वरुण की बात सुनकर वो हसरत की बाहों से छूटकर जाने लगी कि अचानक ही उसकी हिल मुड़ गई और जुनून गिरने लगी। तभी जुनून खुद को बचने के लिए हसरत का कॉलर पकड़ लिया, जिससे जुनून बच तो गई थी, पर अचानक कॉलर पकड़ने की वजह से हसरत का सिर झुक गया था, जिससे हसरत का होंठ जुनून के होठों पर सट चुका था। उन दोनों के होंठ आपस में मिलते ही वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कुछ देर तक वो दोनों वैसे ही खड़े रहे। अगले ही पल वो दोनों होश में आ गए। उसी पल जुनून हड़बड़ाते हुए वहां से होटल के बाहर निकल गई और रूही को जल्दी से मैसेज करते हुए बोली, तू जल्दी से आजा, मैं तेरा होटल के बाहर वेट कर रही हूँ। वही रूही ने जुनून का मैसेज देख लिया था, पर रश्मि उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वही जुनून रूही का वेट करते हुए कुछ देर हो चुके थे। जुनून होटल के बाहर अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी कि तभी होटल के गार्डन के पास पड़ी, जहाँ कुछ लोग जुनून को ही ढूंढ रहे थे। वो वही गुंडे थे जो जुनून को अपने साथ ले जाने आए थे, पर उनके साथ कुछ नए लोग भी थे। जुनून उन आदमियों को देखकर डर गई और वो देखते ही एक कार के पीछे छिप गई और वही वो सब गुंडे जुनून को ही ढूंढ रहे थे। जुनून कार के पीछे बैठी थी। तभी जुनून को अपने सामने किसी का पैर दिखाई दिया। जुनून डर गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जुनून को लगा कि वो अब उन आदमियों से नहीं बचेगी। उसी पल जुनून के कानों में हसरत की आवाज पड़ी। जुनून एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। वही हसरत उसके सामने बैठा था। तभी हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तो तुम मुझे किस करने बाद? तुम मेरे कार के बीच छिपी हो? हसरत गुस्से में आगे बोला, मुझे लगा ही था कि तुम इस पार्टी में बस अमीर लड़कों को फंसाने आई थी। जब तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुमने मुझे जानबूझकर कर फंसाने के लिए मुझे पार्टी में किस कर लिया। पर तुम जैसी लड़कियां हसरत सिंघानिया को अपने खूबसूरती के जल में कभी नहीं फंसा सकती। जुनून जो हसरत को देखकर राहत की सांस ले रही थी, उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, मुझे कोई जरूर नहीं है आप जैसे क्रूएल इंसान को फंसाने की और किस करने की। मुझे तो लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इसी एटीट्यूड से आपको छोड़कर चली गई थी। अगर कोई भी जुनून के कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो जुनून उसे बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसी पल जुनून को रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या बोला। तभी जुनून को वो दिन याद आया जब रोनित ने इसी तरह कुछ बोला था। तब हसरत उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था और वही हसरत गुस्से में पूरी तरह से भड़क गया था। तभी हसरत ने जुनून का बाल पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, इस बात को बोलकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हसरत इतना बोलकर हसरत ने जुनून का बाल अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। वही जुनून हसरत को अपनी पूरी जोर लगाकर उसे धक्का देने लगी, पर हसरत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को छोड़कर जुनून का बाल पकड़े ही उसे घसीटते हुए अपने कार में बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और वहीं जुनून डर से कांप रही थी और उसके बालों को जोर से पकड़ने की वजह से उसे सिर में दर्द होने लगा था। तभी जुनून घबराई हुई आवाज में बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। जुनून इतना बोलते ही कार से भागने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त हसरत जुनून को खींचकर अपने गले से टाई निकलते हुए जुनून के हाथों को बंध दिया और बोला, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, वरना तुम्हारी सजा कहीं और नहीं इसी कार में दूंगा। हसरत कार को फुल स्पीड में चलते हुए कभी लेफ्ट तो कभी राइट में करके दूसरों की कार्स को ओवरटेक कर रहा था।
और वही जुनून ने अपनी आंखें पहले ही डर से बंद कर ली थी। उसी वक्त हसरत की नजर अपने मिरर में पड़ी जहां 15 से भी ज्यादा गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। तभी हसरत ने अपने रिस्ट वॉच के साइड में लगी एक बटन को दबा दिया, जिससे उस रिस्ट वॉच से एक रेड कलर की लाइट निकली और कुछ ही सेकंड्स में वो रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल गई। उस रिस्ट वॉच में ट्रैकर लगा था जिसे आसानी से अपनी लोकेशन को बेच सके। अब हसरत कार को चलते हुए एक सुनसान रोड पर आ गया था जहां सिर्फ और सिर्फ घना जंगल था। तभी हसरत ने कार को वहीं रोक दिया और जुनून से बोला, इस कार से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम इस खूबसूरत जवानी से जान हो बैठोगी। हसरत कार से उतरकर बोनट पर बैठे हुए अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर कार के बोनट पर ही लीन हो गया। और वहीं जुनून हसरत की बात सुनकर घबराई हुई आवाज में बोली, इनका क्या मतलब है जवानी से जान धो बैठोगी, और ये मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हैं? क्या यहाँ मुझे मारने के लिए तो नहीं लाए हैं? इतना बोलते ही जुनून का रोना सा चेहरा बन गया और अपने बंधे हाथों को मुंह से टाई को खोलने लगी। वहीं हसरत बोनट पर ही लेटा था। तभी वो सब गाड़ियां आ गईं और उस गाड़ियों में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हुए हसरत को घेर लिया। उन सभी के हाथों में गन थी। उसी पल हसरत कार के बोनट से बहुत स्टाइल से कूद गया, जिससे रोड पर पसरे पत्ते हसरत से दूर हो गए हो, जैसे पत्ते भी हसरत से डरते हो। उसी वक्त हसरत ने सभी को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, आ गए बिन बनाए दुश्मन, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। तभी उन बॉडीगार्ड्स के बीच से एक आवाज आई, हमें तुम्हारे बारे में जीता सुना था, उतना ही तुम दमदार हो, पर अफसोस तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा दमदार अंदाज नहीं रहेगा। चांदनी रात होते हुए भी वो रोड जंगल की वजह से पूरा अंधेरे से गिर चुका था, जिसकी वजह से उन सभी बॉडीगार्ड का चेहरा नहीं दिख रहा था। पर घने जंगलों के बीच भी वो चांदनी सिर्फ हसरत पर पड़ रही थी। हसरत अपने गर्दन को राउंड घुमाते हुए कहा, लगता है तुम लोगों ने मेरे बारे में कम सुना है, इसीलिए तो मेरे सामने खड़े हो। अगर सुना होता तो इस वक्त मेरे सामने नहीं होते। उन बॉडीगार्ड के लीडर ने कहा, लगता है तुम्हें अपने पर काफी गुमान है जो इतने आदमियों को देखकर नहीं डर रहे हो, जबकि हम तुम्हें मारने के लिए घेरे खड़े हैं। उसी पल हसरत ने क्रुएल्टी से हंसने लगा और एकदम से अपनी आंखें गहरी करते हुए सख्त आवाज में कहा, हसरत सिंघानिया ने तो कभी डरना सीखा ही नहीं। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोग गलत टाइम पर आए हो। अगर कुछ वक्त पहले आए होते तो संयत कुछ बात बन भी सकती थी, पर अब तुम लोग मुझे मारने क्या, छू भी नहीं सकते। उसी पल उन लोगों के लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हें छू कर क्या, हम तुम्हें दफना कर दिखाएंगे, और मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स ही तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। हसरत फिर से कार के बोनट पर बैठते हुए एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, इन चंद बॉडीगार्ड्स से मुझे मारने आए हो, अगर तुम्हें अपने बॉडीगार्ड्स पर इतनी ही ओवर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है। तभी लीडर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जाओ उसे मार दो। और अब मैं इसकी इरिटेटिंग बातें नहीं सुन सकता। अपने लीडर का ऑनर पाते ही कुछ बॉडीगार्ड्स हसरत की तरफ दौड़ पड़े और वही हसरत भी शांति से कार के बोनट पर बैठे उन कुछ लोगों को अपने तरफ आता देख रहा था। तभी उसके पास एक बॉडीगार्ड आकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसके मारने से पहले ही हसरत ने हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक पैर मोड़ दिया और उस बॉडीगार्ड के सीने में घुसा दिया, और वो बॉडीगार्ड सीधा सर के बल रोड पर गिर गया और हसरत का पैर उस बॉडीगार्ड के सीने पर था। उस बॉडीगार्ड की सीने की हड्डी टूट चुकी थी। वही हसरत का चेहरा चांदनी रात में किसी भयानक राक्षस जैसा लगा रहा था। उसी पल और भी बॉडीगार्ड्स आने लगे। उसी वक्त हसरत अपना सर ऊपर किए गहरी आंखों से सबको देखने लगा। उसी पल दूसरे ने हसरत को मारने जा ही रहा था कि हसरत ने अपने पैंट में हाथ डाले। उस दूसरे बॉडीगार्ड को अपना एक पैर हवा में उठाते हुए उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर अपने पैर से ही एक जोरदार पैर चढ़ दिया और अपने पैर के नीचे ही उसका चेहरा दबा दिया, जिससे उस बॉडीगार्ड का चेहरा रोड में धंस गया और आ रहे सभी बॉडीगार्ड्स डर से कांपने लगे। पर वो अपने बॉस का ऑनर डर नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। उसी पल एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। हसरत ने अपने पैंट में हाथ डाले हुए उस बॉडीगार्ड की आंखों में देखा और उसके एक पैर पर जोर से मार दिया, जिससे वो घुटनों के बल आ गया। और हसरत ने तुरंत ही अपने पैर से उसके जबड़े पर मार दिया, जिससे उस बॉडीगार्ड के दांत टूटकर बाहर आ गए और उसका मुंह खून से लथपथ औंधे मुंह रोड पर गिर गया। हसरत ने सबको इसी तरफ आए कुछ बॉडीगार्ड्स को रोड से रूबरू करा दिया और वही उन सभी बॉडीगार्ड्स के साथ लीडर भी डर से कांप रहा था। भले ही वो सब अंधेरे में थे, पर उनका डरना साफ पता चल रहा था। तभी लॉर्डर डर को छिपाते हुए गुस्से में कहा, उसे गन से शूट कर दो। लीडर की ऑनर डर सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने गन लॉड करके हसरत पर पॉइंट कर दिया। वहीं हसरत क्रुएल्टी से हंसते हुए कहा, तुम्हारे चंद कुछ बॉडीगार्ड्स ने मेरा कुछ कर नहीं पाए तो ये तुम्हारी गन्स मेरा क्या कर लेंगी, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि काफी लेट हो चुके हो। उसी पल हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स और उनका लीडर ऊपर देखने लगे। जहां 2 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर की वजह से हवाएं तेज हो गई थीं, जिससे वो सभी बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से ही इधर उधर होने लगे थे और जंगल के पेड़ बहुत तेजी से हिल रहे थे। तभी उस हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे गिरी और उस रस्सी से होते हुए बहुत सारे कमांडो उतरने लगे और लास्ट में वीएन और एजे दोनों एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में गन लिए उन बॉडीगार्ड्स पर शूट करने लगे। और वही वो सब बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए और उन लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दिया। उस जंगल में बस गोलियों की ही आवाज गूंज रही थी। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग हो रही थी, जैसे कोई विश्व युद्ध हो रही हो। वही जुनून कार में डर से कांप रही थी।
उसे बाहर देखने में भी डर लग रहा था। उसी पल जुनून डरते हुए बोली, जितना शादियों में पटाखे नहीं फुटते, उसे कई गुना यहाँ गोलियों की बारिश हो रही है। और अगर मुझे गलती से भी कार में ही गोली लग तो मैं क्या करूंगी? मुझे इतना जल्दी नहीं मरना, मुझे ही कुछ जल्दी से सोचना होगा। जुनून इतना बोलते ही उस टाई को और जल्दी से खोलने लगी। वो टाई लगभग खुल ही चुकी थी। वहीं हसरत और वीएनएजे तीनों के साथ उनके कमांडो के साथ जबरदस्त तरीके से फायरिंग कर रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड हसरत के पीछे से गोली चले ही जा रहा था कि उसी पल किसी ने उस बॉडीगार्ड के पीछे से उसके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया, जिससे वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगा। उसी वक्त हसरत पीछे देखा, जहां वो बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए रोड पर पड़ा था। तभी हसरत की नजर जुनून पर गई। वहीं जुनून हैरानी से उस आदमी को देख रही थी जिसे जुनून ने मारा था। उसी पल हसरत ने तिरछा मुस्कुराते हुए फिर से फायरिंग शुरू कर दिया। वहीं जुनून घबरा कर बोली, जुनून तुझे इसे मारना नहीं चाहिए था। अगर ये आदमी सर को गोली मार दिया होता तो मैं सर से बच जाती। इतना बोलते ही जुनून आसपास देखने लगी, जहां हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग हो रही थी। तभी जुनून जंगल की तरफ देखी और वो मुस्कुराने लगी। और वहीं हसरत जैसे ही जुनून को देखने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही जुनून गायब हो गई थी। उसी वक्त उसकी नजर जंगल में पड़ी, जहां जुनून बहुत तेजी से भाग रही थी। और हसरत की नजर कुछ बॉडीगार्ड पर गई जो जुनून का पीछा करने लगे थे। उन बॉडीगार्ड्स को लग रहा था कि जुनून भी हसरत से मिली हुई है। तभी हसरत ने वीएन से कहा, तुम संभालो, मैं अभी आता हूँ। वीएन के चेहरे पर मास्क थी, इसलिए उसका बिना कोई रिएक्शन की आंखें दिख रही थी। उसी पल हसरत जुनून के पीछे दौड़ते हुए जुनून से कहा, वापस आओ। पर जुनून को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हसरत जुनून के पीछे पड़े। बॉडीगार्ड्स को गन से शूट करते हुए जुनून जाने लगा। और वहीं उन सब बॉडीगार्ड्स का लीडर डर से अपने कार में दुबक कर बैठा था। लीडर हसरत को अकेला देखकर उसे के दिमाग में कुछ चलने लगा और कार से उतरते ही अपने हाथ में केरोसिन लिए जंगल के पास बढ़ गया और जंगली पेड़ों पर केरोसिन फेंकते हुए अपने जेब से एक लाइटर निकाल लिया और उसे जलाते हुए पेड़ पर फेंक दिया और सतीर अंदाज में बोला, तुम गोलियों से बच सकते हो हसरत सिंघानिया, पर इस भयानक जंगल की आग से नहीं। और वही किसी को पता भी नहीं था कि आखिर लीडर क्या कर रहा था। तभी जंगल में बहुत तेजी से आग फैलने लगी और फायरिंग कर रहे सभी लोग हैरानी से जंगल में लगे, आग को देखने लगे। वही हसरत जुनून के पीछे भागते हुए कुछ दूर आ गया था और वही जुनून अभी भी भाग रही थी। तभी जुनून मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मौका मिला है सर से पीछा छुड़ाने का, और अब मैं इस जंगल से बस बाहर निकल जाऊं। वहीं हसरत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, जुनून रुक जाओ, वरना इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगा। उसी पल हसरत के कुछ चलने की गंध आने लगी। हसरत तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा और वो जंगल की आग हसरत की तरफ बहुत तेजी बढ़ रहा था। तभी हसरत के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई और कहा, मुझे मारना इतना आसान भी नहीं, तो ये आग क्या चीज है, बस तुम लोग देखते जाओ कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। उसी पल हसरत जुनून को देखते हुए कहा, और तुम्हें भी अपनी गलती की सजा पाए बिना मुझसे कैसे भाग सकती हो जुनून। हसरत इतना बोलते ही अगले ही पल हसरत जुनून के पास पहुंच गया। हसरत जुनून के आगे जाते ही एकदम से रुक गया और सख्त आवाज में बोला, इतनी जल्दी क्या है मुझसे भागने की। और वही जुनून हसरत को ऐसे सामने देखकर डर गई और हकलाते हुए बोली, आप यहाँ कैसे। जुनून अपने कदमों को पीछे लेते हुए पीछे मुड़कर भागने लगी। जुनून को अभी भी नहीं पता था कि जंगल में आग लग चुकी है। उसी वक्त जुनून की नजर जंगल में लगी आग पर पड़ी, जो उनके ही तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जुनून आग को देखते ही एकदम अपनी जगह पर जम गई और उसकी आंखें घबराहट से भर गई। उसकी सांसें फूलने लगी, उसे चक्कर सा आने लगा। उसी पल हसरत उसके पीछे आ गया और उसके कानों में बोला, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। जुनून अपने आफते हुए आवाज में बोली, नहीं रुको। जुनून इतना बोलते ही अचानक बेहोश हो गई और हसरत के बाहों में गिर गई। हसरत उसे संभालते हुए रुक गया और जुनून के गालों पर थपथपाते हुए बोला, क्या हुए तुम्हें, तुम इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गई। तभी वो आग उन दोनों के चारों तरफ फैल गई और पेड़ भी जल के गिरने लगे थे। उसी वक्त एक पेड़ उन दोनों के ऊपर गिरने लगी। सुबह एक गांव के कुछ दूर पर एक खेत में सभी गांव वाले किसी को हैरानी से घेरे खड़े थे। वो गांव वाले नीचे खेत में ही देख रहे थे, जहां एक लड़की और एक लड़का खेत में एक दूसरे से लिपटे मिट्टी से सने थे। वो दोनों काफी देर से बेहोश पड़े थे। वो दोनों कोई और नहीं, हसरत और जुनून थे। तभी उसी गांव वाले में से एक बूढ़ी दादी अजीब नजरों से देखते हुए बोली, इस लड़के ने इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं, वो भी इतनी गर्मी में। और इस लड़की को तो देखो, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं कि हर तरफ से खुला ही खुला है। उसी गांव वाले में से एक जवान लड़के ने कहा, दादी ये शहर वाले कपड़े हैं और शहर वाले ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। दीदी ने गुस्से में बोली, चुप कर, तुझे बहुत पता है। उस नौजवान लड़के ने अपना मुंह बना लिया। उसी पल एक मिडिल एज की औरत जिनका नाम सूर्या है, वो बोली, हाय राम, हमका तो लागत है कि ये दोनों भाग कर आए हैं, इसलिए देखिए ना ये लड़का और लड़की आपस में कैसे छपके हैं। तभी भीड़ को हटाते हुए एक बूढ़ा सरपंच आते हुए बोले, सभी चुप हो जाइए, आप लोग बिना जांच पड़ताल के कुछ भी न बोले। सरपंच थोड़े गुस्से में बोले, आप लोगों को इन दोनों के बारे में चर्चा करने का समय है, पर उन्हें बेहोशी से उठाने का नहीं। जाए पानी लेकर आई। उसी भीड़ में से एक आदमी पानी लाया और जुनून और हसरत पर पानी के छींटे मारने लगा। उन दोनों पर छींटे पड़ते ही जुनून होश में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, भागो बारिश आ गई।
सभी गांव वाले जुनून को हैरानी से देखने लगे और वहीं हसरत जुनून के चिल्लाने की वजह से उसकी आंखें खुल गईं। जुनून ने अपने नीचे हसरत को देखा जो उसे ही देख रहा था। तभी जुनून अपने आप को घिरा हुए महसूस हुआ। उसने अपना सर ऊपर किया जहां पूरे गांव वाले उन्हें ही घूर रहे थे और हसरत ने भी पहले नोटिस कर लिया था। जुनून और हसरत दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए एकदम से उठ खड़े हो गए। उसी पल सरपंच ने बोला, तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों इस तरह बेहोश क्यों पड़े थे? वही जुनून को बहुत अजीब लग रहा था। सब उसे ही कुछ अलग नजरों से देख रहे थे। तभी दूर से एक आदमी की आवाज आई, सरपंच जी गजब हो गया। सरपंच ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मुनिया? मुनिया परेशान होते हुए कहा, पता नहीं कैसे हमारा जंगल बुरी तरीके से जल के राख हो चुका है। ये बात सुनकर सभी गाँव वाले फूस फूसने लगे। सरपंच समझ गया कि जुनून और हसरत के साथ क्या हुआ होगा। सरपंच ने कहा, आप सभी शांत हो जाइए, मुझे लगता है ये दोनों बच्चे जंगल से ही बच के गए होने। वही वो सुराइयां छोटी आंखें किए जुनून और हसरत को घूर कर बोली, हाँ पर ये दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? जुनून उस औरत को देखने लगी पर उस औरत का पल्लू से आधा चेहरा ढका हुआ था। सरपंच उसकी बातों को अनसुना करके बोले, तुम दोनों का क्या नाम है और अगर हमारे बस कुछ रहा तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। जुनून बोली, मैं जुनून सिन्हा। जुनून हसरत को देखने लगी जो बिना कोई रिएक्शन के अपने पैंट में हाथ डाले खड़ा था। जुनून हसरत की तरफ इशारा करते हुए बोली, और ये हसरत सिंघानिया है। तभी जुनून के पास वही दादी आते हुए बोली, तुमने अपना नाम क्या बताया? जुनून दादी को देखने लगी और तुरंत बोली, दादी आप। जुनून खुशी से अपने दादी को गले लगाने वाली थी पर खुद को मिट्टी सना देख रुक गई। जुनून की दादी ने जुनून का हाथ पकड़ते हुए बोली, जुनून तू यहाँ कैसे और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? जुनून बोलने ही जा रही थी कि उसी पल सूर्या दादी के पास आते हुए हैरानी से बोली, क्या सासू माँ ये हमारी जुनून है? सूर्या आगे बोली, राम जी का लाख लाख रुकर है कि हमारी जुनून बिटिया ठीक है। तभी सरपंच बोले, हमें बहुत खुशी है कि अनजाने में ही सही आप लोगों का परिवार मिल गया है, तो आप इन्हें अपने घर ले जाइए। इतना बोलकर सरपंच चला गया। वही गांव वाले अभी भी खड़े थे। जुनून की दादी ने चिल्लाते हुए बोली, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या जो हमारी जुनून को घूरे जा रहे हो? दादी की बात सुनकर सभी गांव वाले जाने लगे। तभी दादी ने भी जुनून को अपने साथ ले जाने लगी और वहीं हसरत सख्त नजरों से जुनून को जाते हुए देख रहा था। उसी वक्त दादी को कुछ याद आया और बोली, वो लड़का कौन है? जुनून बोलने ही जा रही थी कि उसी वक्त सूर्या बोली, सासू माँ आपने देखा नहीं ये दोनों एक दूसरे से किसे चिपके थे? इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जुनून बिटिया का पति है। हसरत सूर्या की बात सुनकर ठंडी आंखों से घूरने लगा। जुनून परेशान हो गई और बोली, चाची जी आप गलत समझ रही हैं। सुरैया जुनून की बात बीच में काटते हुए बोली, जुनून बिटिया आपका जो भी बोले के है अब घर जाकर बोलना। सुरैया हसरत की तरफ मुस्कुराती हुई बोली, चलिए दामाद जी। हसरत सुरैया की बात सुनकर उसने कुछ नहीं बोला और उन लोगों के साथ जाने लगा। दादी का घर। हसरत सोफे पर हाथ बांधे और पैरों को फोल्ड किए बैठा था। हसरत ने एक ब्लैक एक ब्लू कलर की शर्ट और एक ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था जिसमें हसरत बहुत हैंडसम और डेसिंग लग रहा था। हसरत अपने सख्त निगाहों से सामने खड़े लोगों को देख रहा था जहां बहुत सारे लोग हसरत को चमकीली आंखों से देख रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा एक्टर हो। तभी दादी हसरत के पास आ गई और नजर उतार कर बोली, हमारी जुनून बेटी ने अपना पति कितना अच्छा चुना है, देखो तो इसके चेहरे पर कितना तेज और आकर्षण है। एक लड़के ने मुस्कुराते हुए बोला, दादी जीजू मेरे कपड़े पहनकर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। जुनून का चचेरा भाई 21 साल का नील जो दिखने में हैंडसम ही था, उसकी बात सुनकर विकी जो नील का जुड़वा 1 मिनट का छोटा भाई, उसने बोला, नील भाई लगता है तुम्हारी अपनी चीजों पर भौकाल मारने की आदत नहीं जाएगी। सूर्या बोली, फिर शुरू हो गए तुम दोनों? हमारे दामाद जी बैठे हैं, थोड़ी तो शर्म करो। वही सूर्या के पास खड़ी 19 साल की निशी विकी और नील की छोटी सिस्टर है। निशी हसरत को एक तक देखे जा रही थी। तभी लिविंग रूम में जुनून आई। जुनून ने एक स्काई ब्लू कलर की घाघरा चोली पहनी हुई थी। उसने अपने कमर से भी ज्यादा लंबे बाल चोटियों में गूंथे थे और उसके कानों में बड़े बड़े झुमके थे जिसमें जुनून बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वही हसरत जुनून को एक पल के लिए देखता रह गया। निशी जुनून के पास जाकर एक्साइटिंग से बोली, आपको इतने हैंडसम जीजू कहाँ मिले? जुनून हैरानी से बोली, कौन जीजू? किसके जीजू? वहीं खड़े सभी हैरान हो गए। तभी दादी हैरानी से बोली, क्या ये लड़का तुम्हारा पति नहीं है? जुनून बोली, नहीं दादी, मैं तो आपको रास्ते में बताना चाहती थी पर आप और चाची ने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। साइड में खड़ी सूर्या बोली, जुनून बिटिया जब ई तुम्हारा पति नहीं है तो ई कौन है और ई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? वही निशी को जैसे उम्मीद मिल गया हो कि हसरत जुनून का पति नहीं है। जुनून अपनी आंखें घूमते हुए बोली, ये मेरे बॉस है, मैं इनके कंपनी में काम करती हूँ और हमारे रॉयल एम्पायर कंपनी के सीईओ है। दादी जुनून की बात सुनकर गुस्सा में आ गई और बोली, मुझे नहीं जानना सीईओ के बारे में। जब ये तुम्हारा पति नहीं है तो तुम एक पराये लड़के के साथ क्यों घूम रही हो? जुनून, ये चीजें हमारे परिवार में नहीं चलती हैं। वही हसरत के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, वो बस चुपचाप बैठे तमाशा देख रहा था। वही जुनून दादी के कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए बोली, दादी मैं इनके साथ घूमती नहीं हूँ, ये मेरा काम है, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ और एक सेक्रेटरी काम होता है अपने बॉस के आगे पीछे घूमे और रात को जंगल की आग से। उन्होंने ही मुझे बचाया था। दादी जुनून की बात सुनकर उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया और प्यार से बोली, बताना चाहिए था ना कि इस लड़के ने तुझे बचाया था और ये तेरे बॉस है।
तो मैं इस लड़के को अपने घर में रहने दे सकती हूँ। उसी पल हसरत ने कोल्ड वॉइस में दादी से कहा, लड़का नहीं, हसरत सिंघानिया नाम है मेरा। दादी उसे गुस्से में देखने लगी। तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, जुनून बाहर निकलो। जुनून और फैमिली थोड़े हैरान थे, क्योंकि जुनून इस गांव में 5 साल बाद आई थी और उसे कोई जल्दी जानता भी नहीं था, तो कौन था जो जुनून को बुला दिया। उसी वक्त फिर लगातार जुनून जुनून चिल्लाने की आवाज आई। तभी दादी गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर जाते हुए बोली, कौन है जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है। उसी पल दादी के चेहरा ठंडा पड़ गया। उनके चेहरे पर चिंता दिखने लगा और वहीं जुनून और की फैमिली दादी के साथ बाहर आ चुके थे, पर उनके चेहरे पर वही भाव थे जो दादी पर थे। वहीं हसरत ने भी ये नोटिस कर लिया था। वहीं घर के सामने कुछ गुंडे और उनके बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उस आदमी के चेहरे पर हरामीपन साफ झलक रहा था और वहीं पूरे गांव वाले भी अपने घरों से निकलकर देखने लगे। तभी एक गुंडे ने बोला, हमारे मालिक ठाकुर साहब तुम लोगों से मिलने आए हैं। दादी बोली, हमें किसी से नहीं मिलना। इतना बोलते ही वो जाने लगी। उसी वक्त ठाकुर ने कहा, इतनी जल्दी क्या है अंदर जाने की, हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं, हम अपने होने वाली बहू को लेने आए हैं। दादी गुस्से में बोली, ठाकुर हमारी पोती तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और ना ही तुम्हारे बेटे से शादी करेगी, और ये बात 5 साल पहले ही बता चुके हैं हम, तो क्यों आए हो यहाँ, अपना मुंह उठाकर चले जाओ यहाँ से। ठाकुर गुस्से में बोला, क्योंकि जो काम 5 साल पहले नहीं हो पाया था वो आज होगा। सुरैया गुस्से में बोली, का तुमका सासू माँ की बात समझ नहीं आई कि हमारी जुनून बिटिया तुम्हारे बेटवा से शादी नहीं करेगी, तो ये बात काहे समझ नहीं आ रही, चले जाओ यहाँ से। ठाकुर गुस्से में बोला, शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जुनून की वजह से मेरा बेटा रजत 5 साल से उसके चाहत में पागल हो चुका है, और मेरे बेटे को कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे देकर ही मानता हूँ। दादी गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम्हारे पागल बेटे से हमें कोई मतलब नहीं है, और मेरी पोती कोई चीज नहीं है जो तुम अपने बेटे को दोगे। और हाँ, हमने जैसे तुम्हें 5 साल पहले माना किया था और आज भी माना करती हूँ, तू और अपने घटिया बेटे को यहाँ से ले जा। ठाकुर ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी पोती शादीशुदा होती तो शायद मैं उसे छोड़ भी देता, पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पोती को जबरदस्ती हम अपने साथ लेकर जाएंगे। दादी ठाकुर की बात सुनकर बोली, ठाकुर तुम्हें जानकर अफसोस होगा कि हमारी पोती पहले ही शादीशुदा है, और जो जुनून के बगल में खड़ा है उसके चेहरे का तेज देख रहे हो, वो मेरे पोती का पति है। दादी ने ये जानबूझकर बोला था कि शायद वो सब जुनून का पीछा छोड़ दे। जुनून और हसरत पास में ही खड़े थे और उनके आगे दादी खड़ी थी। ठाकुर ने जुनून को देखते हुए गुस्से में बोला, ये दोनों शादीशुदा है। इस लड़की को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके मांग में न सिंदूर है और न गले में मंगलसूत्र। अगर ये सच में शादीशुदा होते तो शायद मैं इसे छोड़ भी देता, पर इसके पास तो एक सुहाग की निशानी तक नहीं है। वही सूर्या को उस लड़के की शहर वाली बात याद आई और बोली, हमारी जुनून बिटिया शहर में रही है और शहर वाले ऐसे ही रहते हैं। ठाकुर हंसते हुए बोला, तुम इस लड़की को बचाने के लिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। तभी दादी घर के जाते हुए अपने हाथों में कुछ लाते हुए बोली, ठाकुर तुम्हें हमारे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी हो जाएगा। दादी इतना बोलकर हसरत की तरफ सिंदूर बढ़ती। वहीं जुनून पहले से ही परेशान थी और अपने दादी को ऐसा करता देख हैरान थी, पर हसरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। तभी दादी धीमी आवाज में बोली, हसरत बेटा, मुझे पता है कि तुम इसके बॉस हो, पर जुनून को बचाने के लिए एक यही रास्ता है, वरना ये सब मेरी पोती को अपने साथ ले जाएंगे और जबरदस्ती अपने बेटे का शादी मेरी पोती से कराएंगे। मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है, पर इसे खेल मनकर ही शादी कर लो और मेरी पोती को बचा लो। हसरत दादी की बात सुन तो रहा था, पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी दादी ने हसरत का हाथ पकड़कर उसके हाथ से सिंदूर उठाते हुए सीधा जुनून के मांगों में भर दिया, और दादी ने उसका हाथ छोड़ दिया, पर हसरत का हाथ जुनून के मांगों में ही थी। और वही जुनून भी पूरी शॉक में खड़ी थी और उन दोनों की आंखें एक दूसरे को ही देख रही थी। उसी वक्त दादी ने एक मंगलसूत्र हसरत के हाथ में थमा दिया और उसका हाथ पकड़कर जुनून के गले में पहना दिया। जुनून और हसरत के समझने से पहले ही उनकी अनएक्सपेक्टेडली शादी ही गई। दादी ठाकुर से मुस्कुराते हुए बोली, अब विश्वास हुआ कि ये दोनों शादीशुदा है। वही ठाकुर के शरीर में आग लग गई। वही ठाकुर के पीछे एक पागल लड़का खड़ा था, वो रजत था। वो पागलों की तरह अपने बाजुओं के बटन को अपने मुंह में चुगलाते हुए जुनून को गंदी निगाहों से घूरे जा रहा था। उसी वक्त रजत ने बोला, पापा मुझे जुनून चाहिए। वही हसरत बिना कोई भाव से अपने हाथों को जेब में डाले खड़ा था, पर रजत की बात सुनकर हसरत का चेहरे गुस्से में आ गया। ठाकुर ने गुस्से में दांत पीसते हुए दादी से बोला, मैंने अपने बेटों की हर ख्वाहिश पूरी की है, तो मैं आज भी वही करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि जुनून शादीशुदा है या नहीं। ठाकुर ने गुस्से में रजत से कहा, जा अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर आ, और मैं भी देखता हूँ कि किसके में इतनी हिम्मत है जो तुम्हें रोक सके। रोक। वही रजत अपने हाथों में थूक कर अपने हाथों को रगड़ते हुए अपने बालों को सेट करके पागलों की तरह हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। वही जुनून और उसकी पूरी फैमिली घबरा गई। तभी रजत जुनून का हाथ पकड़ने ही जाता है, पर उसका हाथ जुनून तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि हसरत ने रजत के पेट पर अपना एक पैर रख दिया था, जिससे रजत उसे आगे बढ़ नहीं पा रहा था। उसी पल हसरत की सख्त आवाज आई, दूर रहो इससे, इसे छूना भी मत। तभी हसरत ने गुस्से में उसी पैर से रजत को एक जोरदार लात मार दिया।
जिससे रजत जमीन पर गिर गया। तभी रजत का चेहरा पागलपन से गुस्से में बदल गया। अगले ही पल उसने अपना चेहरा रोना सा बनाकर ठाकुर से बोला, पापा इसने मुझे मारा। वही ठाकुर गुस्से में बोखला गया और बोला, इस लड़के की इतनी हिम्मत मेरे बेटे को मारे। हसरत सख्त निगाहों से देखते हुए बोला, तेरे पागल बेटे की इतनी हिम्मत जो हसरत सिंघानिया के सामने जुनून को छुए। वही दादी, चाची, निशी, नील और विकी हैरानी से हसरत को देख रहे थे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी ठाकुर के खिलाफ जाने की, और हसरत ने उसे बेटे को मारा था। ठाकुर गुस्से में चिल्लाते हुए अपने आदमियों से बोला, जाओ उस लड़के को हड्डी पसली तोड़ दो। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि ठाकुर की बेइज्जती करने का असर क्या होता है। वही ठाकुर के आदमी चुपचाप ठाकुर के पीछे ही खड़े थे। ठाकुर गुस्से में पीछे मुड़कर देखा और बोला, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोगों से कुछ कहा? जाओ उसे मारो। वही ठाकुर के आदमियों ने हसरत की तरफ देखकर डर से बोले, नहीं ठाकुर साहब, हम उसे नहीं मार सकते हैं। वो हमारे मारने से पहले ही हमें मारकर खत्म कर देगा, क्योंकि इस लड़के ने ही इस लड़की को बचाने के लिए हमारे आदमियों को बहुत बेरहमी से पिटा था। हम तो बच गए, पर कुछ लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं। तभी ठाकुर ने चिल्लाते हुए हसरत से बोला, इसका मतलब वो तू ही था, मुंबई में जुनून को बचाने वाला। पर देख लाते हैं कि तू कितने दिनों तक हमसे बचाता रहेगा। ठाकुर ने आगे बोला, मैं तो अभी जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें जल्दी ही देख लूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। रात का वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे। जुनून और हसरत साथ में बैठे थे और उनके सामने वाली टेबल पर नील, विकी और निशी बैठे थे और सूर्या खाना परोस रही थी। वही मैन चेयर पर बैठी दादी के दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी दादी आंखों में चिंता लिए बोली, जुनून बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो, वरना 5 साल पहले जब ठाकुर से भागकर तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मुंबई की बस पकड़ी थी, और वो बस मुंबई पहुंचते ही उस बस में आग लग गई थी और वो पूरी बस जल के राख हो चुकी थी। हमने इस न्यूज को देखते ही जैसे किसी ने हमारा कलेजा ही छीन लिया हो, और हमने उस न्यूज के देखने के बाद हमारे पास वो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम अभी तक जिंदा होगी, और हमें इसी बात की बहुत खुशी है। सुरैया बोली, हाँ जुनून बिटिया, हम लोगों जैसे सदमे में आई गए हो, पर न्यूज में बता ही रहे थे कि वो बस की आग में कौनों ना ही बचे थे। जुनून के चेहरे पर उदासी आ गई और बोली, हाँ उस बस में कोई नहीं बचा था सिवाय मेरे, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे किसी तरह बस से बाहर निकाला था, पर वो खुद नहीं बच पाए थे। ये सुनते ही वहाँ का माहौल दुखी और शांत से भर गया था। तभी दादी उन सबको दुखी में देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, तुम सबको पता है ना कि कल महाशिवरात्रि है और हमारे गांव में इसका इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है। जुनून, तुम्हें तो याद ही होगा इस परंपरा के बारे में कि एक लड़का और एक लड़की को शिव और पार्वती बनाकर शादी की जाती है और उनका रिश्ता शिव और पार्वती की तरफ अटूट रिश्ता बन जाता है। जुनून खुश होकर बोली, हाँ मुझे याद है, और मैं इस दिन को कब से देखना चाहती थी पर देख नहीं पाई थी, पर मैं कल जरूर देखूंगी। निशी जो खाना खा रही थी वो खुशी से तुरंत बोली, हाँ कल बहुत मजा आने वाला है और हम सभी नए कपड़े पहने वाले हैं। उसने इतना ही बोला था कि उसके गले में खाना अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। वही डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग निशी के पीठ पर सहलाने लगे और अपनी पानी के ग्लास को निशी की तरफ बढ़ा दिया। वही हसरत उन लोगों को देख रहा था कि कैसे सभी लोग निशी की केयर कर रहे हैं। उसी पल हसरत के सामने आपने आप एक इमेज आने लगी, जिसमें हसरत की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। उसमें एक लड़की भी बैठी थी। वो लड़की लगातार बोले जा रही थी। तभी उसके गले में खाना अटक गया और खांसने लगी। तभी हसरत और उसकी फैमिली उसकी केयर करने लगे और हसरत की मॉम ने बोला, निहारिका, मैंने पहले भी कहा था कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते। निहारिका बोली, हाँ मैं समझ गई। वही दादी हसरत को काफी देर से नोटिस कर रही थी। उसी पल दादी बोली, हसरत बेटा, तुम्हारा खाना हो गया हो तो हम कुछ बात कर सकते हैं। दादी की बात सुनकर हसरत होश में आ गया। आंगन में हसरत और दादी दोनों ही खूबसूरत चांद को निहार रहे थे। दादी ने हसरत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी पोती को उस ठाकुर से क्यों बचाया, जबकि तुम बिना कोई बहस किए उन्हें जुनून को ले जाने देते, पर तुमने मेरी पोती को बचाए। मुझे पता है कि तुम मेरी पोती से प्यार नहीं करते और न ही नफरत, पर तुम्हारे आंखों में एक अलग सा ही एहसास है मेरी पोती के लिए। हसरत दादी की बात सुनकर उनके तरफ देखने लगा। दादी थोड़ी सीरियस होकर बोली, मैं यहाँ तुमसे कुछ और बातें करने आई हूँ। मैं तुमसे अपनी पोती के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। वही जुनून रूम में बेड पर बैठी थी। उसने अपने हाथ में वही टूटी हुई लॉकेट को देख रही थी। उस लॉकेट में एक छोटा सा ताला लटका हुआ था। जुनून उस लॉकेट को देखते हुए बोली, पता नहीं इसकी की कहाँ होगी। 2 साल हो चुके हैं की को खोए हुए, और मम्मी पापा ने कहा था कि ये मेरी किस्मत की चाबी है और इसे कभी खोना मत। पर मेरी किस्मत उसी दिन चली गई थी जिस दिन आप दोनों चले गए थे, मम्मी पापा। वही हसरत और दादी आंगन में ही खड़े थे। उसी पल दादी हसरत के गालों पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोली, बस मेरी पोती को हर मुसीबत से बचाना। दादी इतना बोलकर चली गई। वही हसरत अपने जेब में से एक छोटी सी की निकालते हुए बोला, आपको कहने की जरूरत नहीं थी, सुबह महाशिवरात्रि। दादी हॉल में चिल्लाते हुए बोली, निशी, सूर्या, जुनून, तुम लोगों को और कितनी देर लगेगी? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? वही हसरत सोफे पर बैठा था। हसरत ने हल्की पिंक कलर का शेरवानी पहना हुआ था, जिसमें वो हैंडसम और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वही नील और विकी दोनों ने एक जैसे गोल्डन कलर की शेरवानी पहने हुए थे, जिसमें वो 2 ही गुड लुकिंग लग रहे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। नील चिढ़ते हुए कहा, ये लड़कियां इतना वक्त क्यों लगाती है, मुझे समझ नहीं आता है। उसी वक्त सूर्या हॉल में आते हुए बोली, सासू माँ, हम कैसे लग रहे हैं? सूर्या ने एक सिल्क सेफरन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। वही निशी भी हॉल में आते हुए बोली, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? निशी ने एक येलो कलर की घाघरा चोली पहनी थी, जिसमें वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दादी परेशान होकर बोली, हाँ हाँ, सुंदर लग रही हो तुम दोनों। तभी जुनून हॉल में मुस्कुराते हुए आई और बोली, और मैं कैसी लग रही हूँ? जुनून की आवाज सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग जुनून को आंखें बड़ी किए देख रहे थे और सभी एक साथ बोले, बेहद ही खूबसूरत। जुनून उनकी बात सुनकर स्माइल करने लगी। जुनून ने भी एक हल्की पिंक कलर की घाघरा चोली पहनी हुई थी और उसके हल्के कर्ली बाल खुले हुए थे, जिसमें वो सच में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी।
और वहीं जुनून की नजर हसरत पर पड़ी, जहां हसरत भी जुनून को ही एक तक देखे जा रहा था। तभी हसरत की नजर उसके पतले गोरे कमर पर पड़ी। उसके कमर पर एक काला तिल था जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हसरत कुछ वक्त तक देखता रहा और अगले ही पल वो अपने होश में आ गया और अपने रिस्ट वॉच में देखने लगा। दादी परेशान होकर बोली, सबका हो गया है तो हम चले। सभी लोग घर के बाहर आ चुके थे। उसी वक्त दादी को कुछ याद आया और तुरंत बोली, हम तो भूल ही गए कि हम फूलों की थाल हॉल में ही भूल गए हैं, कोई जाकर उसे लेकर आओ। दादी इतना बोलकर सबकी तरफ देखने लगी, पर वो सब अपनी नजरें दूसरी तरफ करके इधर उधर देखने लगे। वही जुनून सबको ऐसा करता देख मुस्कुराने लगी और बोली, मैं लेकर आती हूँ दादी। दादी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जुनून जाने लगी। फिर से दादी ने कहा, जुनून तुम हसरत को भी अपने साथ ले जाओ क्योंकि टेबल पर 2 थलियां है। जुनून दादी की बात सुनकर हसरत को देखने लगी और अपनी आंखें घुमाकर जाने लगी। हसरत और जुनून अंदर पहुंच चुके थे। हसरत जुनून के आगे खड़ा था और वही जुनून थाली को लेने के लिए अपनी एक कदम जैसे ही बढ़ाई, वैसे ही उसका पैर उसके घाघरे में फंस गया और वो सीधा हसरत को लेकर सोफे पर गिर गई और उन दोनों के होंठ आपस में सट गए। जुनून अपना होंठ हसरत के होठों पर सटा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं हसरत भी जुनून को ठंडी आंखों से देख रहा था। तभी जुनून हड़बड़ाते हुए हसरत के ऊपर से हटने लगी। जुनून के उठने से पहले ही हसरत ने जुनून की गोरे पतले कमर को खींचकर तुरंत अपने नीचे कर लिया और जुनून के होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। वही जुनून शॉक्ड हो चुकी थी। हसरत अपने एक हाथ को जुनून के गाल पर रखकर सहलाने लगा और दूसरे हाथ से उसके गले में डालकर सहलाने लगा। हसरत बहुत डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। तभी जुनून अपने होश में आ गई और हसरत को एकदम से धक्का दे दी। हसरत की पकड़ बहुत ढीली थी, इसलिए वो सोफे से नीचे गिर गया। जुनून तुरंत उठ गई। वहीं हसरत गुस्से में जुनून को घूरते हुए खड़ा हो गया और गुस्से में जुनून को फिर से कमर से होल्ड कर लिया। इस बार हसरत ने जुनून के कमर को इतनी टाइट होल्ड किया था कि जुनून उसके बाहों में हिल तक नहीं पा रही थी। वहीं जुनून हसरत के सीने को धक्का देने की कोशिश करने लगी और गुस्से में बोली, मुझे छोड़ दीजिए, आप कोई मेरे पति नहीं है कि आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। आप मेरे सिर्फ और सिर्फ बॉस है और कुछ नहीं, तो इसीलिए आपका कोई हक भी नहीं बनता मुझे छूने की। हसरत गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है कि बाहर से दादी की आवाज आई, क्या हुआ, तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग रही है? क्या मुझे फूल की थाली लेने के लिए अंदर आना पड़ेगा? दादी की आवाज सुनकर जुनून जल्दी से हसरत के बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, पर हसरत उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, बस ये तो शुरुआत है, वेट एंड वॉच। हसरत इतना बोलकर जुनून को एक छोटा सा दोबारा किस कर दिया और जुनून की आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए जुनून के कमर पर तिल वाले जगह पर जोर से चिनकूट लिया, जिससे जुनून के मुंह से चीख निकल गई। महाशिवरात्रि उत्सव। एक महागुरु मंडप में हवन कुंड के पास बैठे थे और सभी गांव वाले वहीं खड़े थे और ये मंडप पूरे खुले फील्ड के बीचों बीच में था। वहाँ उस गांव के साथ साथ दूसरे गांव भी थे। वो फील्ड पूरा फूलों से सजाया गया था और वहीं जुनून की फैमिली और हसरत फील्ड के एंट्रेंस के पास पहुंच चुके थे। वहीं जुनून और हसरत दोनों ही एंट्रेंस को बेचैनी भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें एंट्रेंस को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था और वहीं जुनून की फैमिली अंदर जा चुके थे। जुनून और हसरत अभी भी किसी कसमकस में खड़े थे। तभी दादी की आवाज आई, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। दादी की आवाज सुनकर दोनों होश में आ गए और वो दोनों एक साथ ही एंट्रेंस पर कदम बढ़ा दिया और जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम रखा, वैसे ही मौसम ने अपना रुख बदल दिया और हवाएं तेज हो गई। बादल भी काले पड़ने लगे, जैसे अब भी बारिश हो जाएगी। और वही पूरे गांव वाले बदलते मौसम को देखकर हैरान थे। वही मंडप पर सरपंच खड़ा था। तभी सरपंच ने कहा, महागुरु शिवजी और पार्वती जी को बुलाया जाए। महागुरु अपने लीन में थे। उसी वक्त अपनी आंखें खोलते हुए बोले, नहीं, जिसे आप लोगों ने चुना है वो शिव और पार्वती नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा आया है जिससे इस मौसम ने भी रुख बदल लिया है और हमारे महादेव का किसी की और इशारा है और आज जो शादी होगी वो आज तक की सबसे अनोखी शादी होगी जिसे खुद महादेव ने चुना है। वही सरपंच सुनकर हैरान हो गया और पूरे गांव वाले भी। तभी सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे कि ये महागुरु क्या बोल रहे हैं, क्या आज से इस गांव की परंपरा टूट जाएगी? सरपंच ने सबको शांत करते हुए बोले, आप सभी शांत हो जाइए। महागुरु ने ये नहीं कहा है कि हमारी गांव की परंपरा टूटे गई, उन्होंने कहा है कि हमारे महादेव ने खुद अपने अवतार को चुना है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि महादेव ने अपना अवतार खुद चुना है। वही पूरे गांव वाले सरपंच की बात सुनकर खुश थे और वही जुनून की फैमिली और हसरत मंडप के पास ही खड़े थे। सरपंच ने महागुरु से कहा, तो हमारे महादेव किसे चुना चाहते हैं? तभी महागुरु ने अपनी गहरी आंखों से सबको देखने लगे। उसी वक्त उनकी नजर जुनून और हसरत पर गई। वो दोनों एक दूसरे के कुछ दूरी पर खड़े थे। उसी वक्त महागुरु ने जुनून और हसरत की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये बनेंगे शिव और पार्वती। सभी गांव वाले उन दोनों को देखने लगे और बोले, इन दोनों के तो भाग्य ही खुल गए, क्योंकि खुद महादेव ने इनकी जोड़ी चुनी है। वहीं जुनून पूरी तरह हैरानी से खड़ी थी और वहीं हसरत के चेहरे पर सख्त भाव था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसी पल जुनून हैरानी से बोली, आपने अभी क्या कहा? मेरी और सर की शादी? नहीं, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, हम वो नहीं हो सकते हैं। महागुरु ने कहा, हमें पहचाने में कोई गलती नहीं हुई है, तुम दोनों ही बनोगे शिव और पार्वती, यही महादेव का इशारा है। हसरत ने सख्त आवाज कहा, मुझे इन सब में विश्वास नहीं है और मुझे शादी करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने महादेव से कहिए वो किसी और को चुन ले। वही जुनून परेशान होकर बोली, और मुझे भी शादी नहीं करनी और वो भी इनसे कभी नहीं, तो आप किसी और को ढूंढ लीजिए। वही गांव वाले इन दोनों की बातें सुनकर आपस में फूस फूसते हुए बोले, ये दोनों अपना किस्मत क्यों खराब करना चाहते हैं, जबकि खुद महादेव ने इन दोनों को चुना है एक दूसरे के लिए, और ये दोनों है कि किसी और को चुनने के लिए बोल रहे हैं। तभी हसरत ने कहा, हसरत सिंघानिया हूँ मैं और मैं आपके महादेव के फैसले पर इनकार करता हूँ। हसरत की बात सुनकर महागुरु एक विश्वास के साथ स्माइल करते हुए कहा, तुम भले ही महादेव पर विश्वास नहीं करते, पर यह मौसम देख रहे हो, ये इशारा है तुम दोनों के लिए। तुम दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हो और तुम कुछ भी कर लो, इससे भाग नहीं सकते हो, और ये महादेव की मर्जी है, तो तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। महागुरु ने सरपंच से कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, इन्हें जल्दी तैयार करके लाइए। सरपंच महागुरु की बात सुनकर तुरंत अपने आदमियों और कुछ महिलाओं से कहा, हमारे पास समय नहीं है, इन्हें जल्दी तैयार करके लाओ।
तभी सभी गांव वाले ने भी कहा, हाँ हाँ जल्दी तैयार करके लाइए, हमें शिव और पार्वती के दर्शन करने हैं। उसी पल जुनून बोली, पर जुनून की बात बीच में काटे हुए दादी बोली, परवर कुछ नहीं, तुम दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है। क्या हुआ? वो शादी बस दिखौती के लिए हुई थी, पर जब किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर पड़ जाती है तब वो शादी नकली नहीं होती है। और तुम दोनों की जोड़ी खुद महादेव ने चुनी है, तो मैं कौन होती हूँ उनके फैसले को इनकारने वाली। दादी आगे बोली, इन दोनों को ले जाइए। दादी की बात सुनकर जुनून का तो मुंह रोने सा बन गया और वही हसरत का चेहरा सख्त था। उसी वक्त उन दोनों को जबरदस्ती लेकर चले गए। कुछ देर बाद मंडल के एक साइड से हसरत रौबदार तरीके से चलते हुए आ रहा था। उसके हाथ में गुलाब की वरमाला था। हसरत ने बिल्कुल शिव की तरफ सिर्फ एक धोती पहना हुआ था। उसके बाजुओं में और उसके गले में रुद्राक्ष से श्रृंगार किया गया था और हसरत के अपर बॉडी पर कुछ नहीं था, जिससे हसरत का अट्रैक्टिव सिक्स पैक साफ दिख रहा था। जब हसरत चलकर आ रहा था तब हवाएं तेज हो गई थी, जैसे खुद महादेव आ रहे हो। वही महागुरु हसरत को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, इस लड़के की चेहरे की तेज और चलने का आकर्षण बिल्कुल महादेव जैसा है। महागुरु ने दूसरी साइड देखा जहाँ से जुनून आ रही थी। जुनून ने पार्वती जैसे सफेद कलर की साड़ी और ऑन शोल्डर ब्लाउज पहनी हुई थी और उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। जुनून को भी बिल्कुल पार्वती जैसे ही श्रृंगार किया गया था। महागुरु जुनून को देखते हुए बोले, ये लड़की माता पार्वती जैसे रूप रंग और मासूम सा चेहरा है। महागुरु उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए ऊपर देखकर बोले, हर हर महादेव। वही मंडप के एक साइड में हसरत और दूसरे साइड में जुनून खड़ी थी। वो एक दूसरे को देखते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वो दोनों मंडप पर ही पहुंचे थे कि तभी व्हाइट कलर की 5-6 गाड़ियां गांव वालों की भीड़ से आ रही थी। वो गाड़ियां मंडप के पास आकर एकदम से रुक गई और उस गाड़ियों में से बहुत सारे हट्टे कट्टे गुंडे निकलकर मंडप को घेर लिया और एक गाड़ी में से ठाकुर निकलते हुए मंडप के पास खड़ा हो गया और गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। अरे ये क्या, मेरी बेइज्जती करने के बाद? तुम दोनों यहाँ तो शादी कर रहे हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। तभी ठाकुर गुस्से में अपने आदमियों से कहा, इस मंडप को पूरा तहस नहस कर दो और उस लड़की को अपने साथ लेकर आओ। ठाकुर की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए और वहीं दादी को अब बहुत चिंता होने लगा। उसी पल सरपंच ने कहा, ठाकुर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है और तुम हमारे गांव की इतनी सालों की परंपरा टूटने की कोशिश कर रहे हो। ये हम होने नहीं देंगे। ठाकुर ने गुस्से में कहा, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ क्या हो रहा है और मुझे इस परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम अच्छे से जानते हो, तो मेरे और मेरे दुश्मन के बीच मत ही आओ, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सरपंच ठाकुर की बात सुनकर डर गया। वहीं दादी जुनून को ले जाने की बात सुनकर घबरा गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जुनून को कैसे बचाए। ठाकुर अपना रोक जमाते हुए हसरत से कहा, मैं तुम्हें मार कर ही इस लड़की को अपने साथ हवेली लेकर जाऊंगा और अपने बेटे से शादी करवाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे हट्टे कट्टे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जहाँ तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा वही मेरा बेटे की तेरे बीवी के साथ, अरे नहीं, अपनी बीवी के साथ सुहाग रात आएगा। वही ठाकुर की बात सुनकर हैरानी से गांव वाले तमाशा देखे जा रहे थे और जुनून का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। वो हसरत को देख रही थी क्योंकि जुनून जानती थी हसरत उसे बचा सकता है, पर उसे उम्मीद नहीं था कि हसरत उसे बचाएगा। वही ठाकुर की बात सुनकर हसरत का चेहरा भयानक हो गया और सख्त मगर डरा देने वाली आवाज में कहा, अगर तेरे आदमियों के पास इतनी हिम्मत है तो बस जुनून को छू कर दिखा। अगर इन लोगों ने इसे थोड़ा भी छू लिया तो जुनून तुम लोगों की, अगर नहीं छू पाए तो मौत तुम लोगों की। हसरत की बात सुनकर ठाकुर ने गुस्से में कहा, जाओ उस लड़की को लेकर आओ। ठाकुर की बात सुनकर सभी हट्टे कट्टे आदमी आगे बढ़ने लगे। वहीं जुनून मंडप पर घबरा रही थी। जुनून जानती थी हसरत उसे बचा लेगा, क्योंकि हसरत अपने वादे का पक्का था, पर हसरत ने जो अभी कहा उसकी वजह से जुनून थोड़ी घबराई हुई थी। तभी एक आदमी मंडप पर चढ़ गया। वो हसरत को घूरते हुए जुनून के पास जाने लगा। हसरत बिना कोई रिएक्शन के चुपचाप खड़ा था और वही आदमी जुनून के बेहद ही करीब था। वो आदमी जुनून के बाहों को पकड़ने ही जा रहा था कि तभी हसरत ने उस आदमी का हाथ पकड़कर बेरहमी से मोड़कर तुरंत उसने अपने सर के ऊपर कर लिया और आ रहे आदमियों पर फेंक दिया, जिससे आ रहे आदमी सीधा जमीन पर गिर गए। उस वक्त हसरत का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था और वही मौजूद सभी हसरत का भयानक रूप देखकर हैरान थे। वही एक आदमी जुनून के ठीक पीछे ही था। उसका हाथ जुनून के एक ही इंच पर था। वो बस पकड़ने ही वाला था कि उसी वक्त हसरत ने अपना पैर उस आदमी के मुंह पर धर दिया और वो आदमी सीधा जमीन पर गिर गया। हसरत ऐसे ही करते सबको मारने लगा और वही एक एक आदमी धनाशाही होकर कार पर गिर रहे थे, तो कहीं भीड़ में उसी पल हसरत ने एक आदमी के पेट पर इतनी जोर से लात मारा कि वो उड़ते हुए सीधा ठाकुर के ऊपर गिर गया और वही ठाकुर उस आदमी के नीचे दब गया और वो सब कुछ ही देर में कहराते हुए हसरत से डर के भाग गए। वो जैसे आए थे वैसे ही उल्टे पैर ठाकुर को लेकर भागा गए। वही गांव वाले इस माहौल को देखकर बिल्कुल शांत थे। वही महागुरु भीड़ में खड़े थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि यहाँ क्या होने वाला था, इसलिए वो पहले ही साइड हो गए थे। महागुरु ने हसरत से कहा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल महादेव जैसा है, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर दो। महागुरु मंडप की ओर बढ़ते हुए कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें शाम होने से पहले ही ये शादी करनी होगी, वरना इस गांव की परंपरा टूट जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। और तभी दादी की नजर मंडप पर पड़ी और परेशान होकर बोली, जुनून कहाँ है? दादी की बात सुनकर हसरत पीछे मुड़कर देखने लगा, पर जुनून सच में वहां नहीं थी। और वही सभी गांव वाले भी मंडप पर देखने लगे और बातें करते हुए बोले, दुल्हन कहाँ चली गई? अब ये शादी कैसे होगी? सुराइया चिंता करते हुए बोली, हाय राम, जुनून बिटिया अभी तो इसी मंडप पर थी तो कहाँ चली गई? कहीं ठाकुर ने उसे उठा तो नहीं लिया? हसरत इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर एंट्रेंस पर पड़ी, जहाँ जुनून शादी का मंडप छोड़कर भाग रही थी। तब हसरत ठाकुर के आदमियों से लड़ रहा था। तब सबकी नजरें बस हसरत पर ही टिकी थी और जुनून को एक मौका मिल गया हसरत और शादी से बचने का। जुनून लगभग एंट्रेंस पर पहुंच चुकी थी। तभी एक गांव वाले ने एंट्रेंस के पास जुनून को भागते हुए देखा लिया और एंट्रेंस की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, दुल्हन शादी से भाग रही है। सभी गांव वाले और जुनून की फैमिली एंट्रेंस की तरफ देखने लगे और अगले ही पल एंट्रेंस पर सभी गांव वाले ने जुनून को घेर लिया और जुनून से बोले, हम अपनी गांव की परंपरा नहीं टूटने देंगे और ये महादेव की मर्जी है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। वही जुनून अपने सामने इतनी लोगों को देखा घबरा गई और बोली, देखिए मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए। उसी पल एक महिला बोली,
क्या दिक्कत है तुम्हें शादी करने में? जब बचाने वाला इतना अच्छा पति मिल रहा है तो क्यों भाग रही हो इस शादी से? ये बोलकर वो औरत और गांव वाले जुनून को पकड़कर मंडप पर लाकर खड़ा कर दिया। वही हसरत ये सब देखकर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। सरपंच ने बोला, महागुरु दुल्हन आ गई है, शादी शुरू कीजिए। सरपंच को बात सुनकर जुनून फिर से भाग जाना चाहती थी, पर उसे जबरदस्ती मंडप पर बैठा दिया गया था। वहीं हसरत बिना कुछ बोले मंडप पर बैठ गया। जुनून ये देखकर हैरान हो गई, जो कुछ देर पहले इस शादी के खिलाफ था, और अगले ही पल अचानक ही उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो शादी करने के लिए मंडप में बैठ गया। वहीं शादी शुरू हो गई और कुछ ही देर में उन दोनों की शादी हो गई। जुनून को न चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ी। महागुरु ने कहा, विवाह संपन्न हुआ और आज से आप दोनों पति और पत्नी हुए। ये बात सुनकर जुनून की आंखों में आंसू भर गए। वहीं हसरत के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। महागुरु ने इतना बोलते ही था, तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर उस फील्ड में लैंड हुए और उस हेलीकॉप्टर में से वीएन और एजे दोनों उतरकर हसरत के बगल में खड़े हो गए। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी थी, पर मास्क लगने की वजह से उनकी बस आंखें दिख रही थी। उसी पल वीएन ने कहा, सॉरी बॉस, हमें आपको ढूंढने में इतने घंटे लगा दिए, क्योंकि आपकी वॉच को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें इतने घंटे लग गए आपको ढूंढने में। वही जुनून और हसरत अभी भी मंडप में बैठे होते हैं। उसी पल जुनून मंडप पर से उठ खड़ी हुई और गांव वालों, महागुरु और अपने दादी को गुस्से में देखते हुए बोली, आप सबको मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुशी मिल गई हो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। जुनून हसरत को घूरते हुए गुस्से में बोली, पहले आप इस शादी के खिलाफ थे, पर आपको अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझसे शादी कर ली? और मुझे नहीं पता आपने मुझसे शादी क्यों की, पर मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। और अब आपकी हेलीकॉप्टर आ चुकी है तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जुनून इतना बोलते ही वहाँ से जाने लगी। वही हसरत मंडप पर से खड़ा हो गया और सख्त आवाज में जुनून से कहा, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुमसे क्या कहा था कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो, तो चुपचाप वापस आओ और मेरे साथ चलो। जुनून हसरत की बात को अनसुना करके आगे बढ़ गई। हसरत अपनी बातों को अनसुना करता देख गुस्से में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा? वापस आओ। फिर भी जुनून हसरत की बातों को सुने बिना आगे बढ़ रही थी। तभी हसरत गुस्से में आग बबूला हो गया और जुनून के पास जाते ही जुनून को अपनी गोद में उठा दिया और अपने साथ ले जाने लगा। वही जुनून गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए मुझे आपके साथ नहीं जाना। पहले आपने मुझसे जानबूझकर मुझसे शादी कर ली और अब मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। आपके अंदर दिल है और किसी के इमोशन की भी कदर नहीं है, इसलिए आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और न ही मैं आपको अपना पति मानती हूँ। जुनून लगातार बोले जा रही थी। वहीं हसरत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसे चुप कराने के लिए जुनून की होठों पर अपना होंठ रख दिया और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। और वहीं पूरे गांव वाले इतने हैरान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उनके गांव में क्या रहा था। जुनून की फैमिली शॉक में खड़े थे। उसी पल सिराया हैरान होकर बोली, जमात जी तो बहुत सुपर फास्ट है।